हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन की। दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है इस चैप्टर में आज हम लोग समझेंगे और कैसे म्यूचुअल इंडक्शन क्रिएट होता है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो कॉइल्स है, इसको हमने बोला प्राइमरी, इसको हमने बोला सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हमने एक बैटरी लगाई, एक की लगाई, सेकेंडरी में हमने लगाया गैल्वेनोमीटर। देखिए यहाँ पर होगा क्या, जब मैंने इस की को यहाँ पर ऑन किया तो इस कॉइल के अंदर क्या होगा, आपका एक करंट सेटअप होना स्टार्ट होगा और ये जो करंट है धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, आपका इंक्रीज हो रहा होगा। और हमको पता है कि अगर यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो भी क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस फ्लक्स चेंज की वजह से इस कॉइल के अंदर क्या होगी, कि इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी जो क्या करेगी, इसकी ग्रोथ को अपोज करेगी। ये तो बात हुई सेल्फ इंडक्शन की। नाउ इस प्राइमरी कॉइल के पास हमने एक और कॉइल रखी जिसका नाम क्या है, आपका सेकेंडरी कॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। अब देखिए इसके अंदर जब आपका फ्लक्स चेंज होगा तो वो इस सेकेंडरी कॉइल के साथ भी तो लिंक्ड है ना, दोनों को पास पास में रखा है। तो जो फ्लक्स चेंज इसके अंदर हो रहा है वही सेम फ्लक्स चेंज किसके अंदर हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी हो रहा है। और अगर इसके अंदर फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो इसके अंदर भी क्या होगी, कि इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी ना, फैराडेज का लॉ यही तो बोलता है। तो अब इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही है वो किस वजह से हो रही है, प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से सेकंड में इंड्यूस करंट आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर जनरेट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए डायरेक्शन की अगर बात करें तो प्राइमरी कॉइल में जब करंट इंक्रीज हो रहा था तो एक करंट तो इसके अंदर खुद के अंदर जनरेट हुआ ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, जो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। बट साथ में एक और करंट यहाँ पर डेवलप हुआ सेकेंडरी कॉइल में जो क्या करेगा, इसके चेंज को अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा, लेंज लॉ ने बोला है कि जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होती है वो उसी को अपोज करती है। तो यहाँ पर जो करंट जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सेकेंड प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लो होने वाले करंट की वजह से। तो अगर ये चेंज हो रहा है इसकी वजह से यहाँ पर करंट जनरेट हुआ तो ये करंट कुछ इस तरह से जनरेट होगा कि ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये वाला जो पार्ट है कॉइल का, ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, ये साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर करंट कुछ इस तरह से जनरेट होगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ ही होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर साउथ पोल होगा। सो दैट कि नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, फील्ड को ये क्या करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होने वाला है, करंट जनरेट होने वाला है और इसी फंडे को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है आपका ये कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, क्या हर कॉइल के म्यूचुअल इंडक्शन सेम होगा या डिफरेंट होगा। उसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। जैसा हम लोगों ने म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट निकाला था सेम वे में हमको म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि सेकेंडरी कॉइल में आपका जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, लेट कॉल दिस phi s। नाउ सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्राइमरी कॉइल में जो करंट है, क्योंकि प्राइमरी के करंट की वजह से सेकेंडरी में क्या हो रहा था, आपका फ्लक्स जनरेट हो रहा था। तो phi s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, IP। नाउ यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर आपका एक कांस्टेंट आएगा जिसको नाम क्या देते हैं हम लोग, m क्या होता है यहाँ पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसा सेल्फ इंडक्टेंस होता था कॉइल की खुद की प्रॉपर्टी कि वो उसके अंदर चेंज होने वाले करंट को क्या करे, अपोज करे, वैसे ही यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, दोनों के बीच का म्यूचुअल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर जो करंट की ग्रोथ है उसको ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपोज कर रहे हैं। तो इसको हमने लिखा m इंटू IP। चलो ये हो गया आपका। तो देखिए यहाँ पर phi s इज इक्वल टू m इंटू IP। तो यहाँ से देखो आपका m जो हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हम इसको बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ये कितना निकल कर आ रहा है आपका, phi s अपॉन में यहाँ पर कितना आ रहा है, IP। तो ये आपका क्या हो गया, m के लिए एक्सप्रेशन आया। नाउ अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ कितना जनरेट होगा, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल जो है उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ कितना जनरेट होगा उसको हमको निकालना है। तो फैराडे अंकल हमको बोलकर गए, क्या बोलकर गए कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस LDI अपॉन DT। ऐसा होता है क्या, या फिर फैराडे अंकल ने क्या बोला अपने को, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस D phi अपॉन में DT। ठीक है, तो अगर हम सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ की बात करें ES तो कितना होगा, माइनस का D phi s अपॉन में DT। जो चेंज होगा फ्लक्स का उसके अंदर उसको हमने यहाँ पर लिखा। तो ES इज इक्वल टू माइनस, देखिए D अपॉन में DT। phi s की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर phi s इज इक्वल टू m इंटू IP। ये लिखा, IP क्या है आपका, प्राइमरी कॉइल का करंट, m क्या है आपका कांस्टेंट, m को बाहर ले लो तो हो गया आपका माइनस m DIP अपॉन DT। तो ये आपका क्या हो गया, देखो इंड्यूस ईएमएफ आ गया। इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी के अंदर जो करंट चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ की बात करूं प्राइमरी के अंदर तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका जो सेकेंडरी कॉइल में करंट चेंज होगा उसके ऊपर ये क्या करने वाला है, यहाँ पर डिपेंड करने वाला है।
अब यहां से अगर आप m की वैल्यू निकालते हो तो यहां से देखिए m की एक और वैल्यू निकल कर आती है, m इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन में माइनस ई एस अपॉन में डी आई पी अपॉन में डी टी। सिमिलरली आप जो है इसको ई पी की टर्म्स में भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट निकल कर आया। अगर मुझे इस म्यूचुअल इंडक्टेंस के कोफिशिएंट को डिफाइन करना है, अगर मुझे इसको क्या लिखना है, लिखना है फॉर्मूले के फॉर्म में, तो लेट्स से कि आईपी को अगर मैं 1 ले लूँ, आईपी इज इक्वल टू कितना लिया 1 यूनिट, आईपी अगर 1 यूनिट होगा तो एम इज इक्वल टू कितना होगा आपका 5s। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन is numerically equal to the flux generated in a second coil when the current flow in a primary coil is 1 unit। अगर प्राइमरी कॉइल में 1 यूनिट का करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा सेकेंडरी कॉइल में, वही हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट होने वाला है। अब नाउ यहाँ मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो आपको म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट है कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर फैक्टर आता है वो आता है आपका ज्योमेट्री ऑफ अ कॉइल। ज्योमेट्री ऑफ कॉइल का मतलब क्या हो गया, कॉइल का एरिया हो गया, कॉइल की लेंथ हो गई, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कॉइल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, 2 कॉइल्स है हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, तो इनके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है आपका, फिनोमिना होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, कॉइल की प्रॉपर्टी होती है एम। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री। सेकंड चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन दी कॉइल्स। इन 2 कॉइल्स के बीच की अगर हम डिस्टेंस को चेंज करें, डिस्टेंस देखिए जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ना उतना कम फ्लक्स क्या होने वाला है आपका, लिंक होने वाला है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा, उतना आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस जितनी ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना कम हो जाएगा। नाउ रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ अ 2 कॉइल्स ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब कि कॉइल्स को रखा कैसे हुए। देखो 3 डिफरेंट केसेस है यहाँ पर, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तीनों में देखो अरेंजमेंट क्या है, दोनों 2 कॉइल्स है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ टर्न सेम है, एरिया सेम है, लेंथ सेम है, लेकिन तीनों का अरेंजमेंट यहाँ पर देखिए डिफरेंट है, तो इनके अंदर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट तरीके से होगा। कितना होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड लास्ट वन इज दी मटेरियल ऑफ अ कोर। अगर इन कॉइल्स के बीच में कोई कोर प्रेजेंट है, लाइक इस वाले केस में देखिए यहाँ पर एक कोर प्रेजेंट है, तो इस कोर से भी क्या होगा आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या करने वाला है, डिपेंड करने वाला है। बिकॉज अलग अलग कोर का जो म्यू होता है, जो उसकी परमिएबिलिटी होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड को पास करने की कैपेबिलिटी होती है, वो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो कोर है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। सॉफ्ट आयरन के केस में सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, 3 अलग अलग अरेंजमेंट लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला हमारा यहाँ पर क्या, एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर हमने देखो क्या करा है, एक प्राइमरी कॉइल है, लेट्स से ये आपका प्राइमरी कॉइल, ये आपका सेकेंडरी कॉइल है, दोनों को हमने एक ही कोर के ऊपर क्या कर दिया, एक दूसरे के ऊपर वाउंड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, बहुत कम हो गया। दोनों का रिलेटिव प्लेसमेंट देखिए एक दूसरे के ऊपर ही हमने उसको प्लेस किया है। तो यहाँ पर जो दोनों की एक्सिस है, ठीक है ना, ये देखिए ये रेड वाले की एक्सिस हो गई आपकी, ठीक है, और सेम ये आपका क्या हो गया, देखो ब्लू वाले की एक्सिस, दोनों की एक्सिस क्या आ रही है आपकी, सेम डायरेक्शन में आ रही है। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम। म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक, नाउ सेकंड केस देखो, एक कॉइल आपका ये रहा, लेट्स से प्राइमरी, ये रहा आपका क्या, सेकेंडरी कॉइल। इन दोनों को अगर हमने इस तरह से रखा है, कोर को हटा दिया है, तो स्टिल यहाँ पर देखो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड्स होगी वो कैसी, ऐसी ही जनरेट होगी ना, यहाँ से निकलेगी, इसमें एंटर करेगी, और इस तरह से यहाँ पर क्या हो रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, लार्ज ही होगी। इस वाले केस में भी क्या होगी, लार्ज होगी, बट ऊपर वाले केस से कम होगी, बिकॉज यहाँ पर आपका कोई कोर वगैरह नहीं है। ठीक है, कोर वगैरह नहीं है, और थोड़ा सा इनके बीच में क्या है, सेपरेशन है। तो सेपरेशन चेंज हुआ तो यहाँ पर इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हुआ, चेंज हुआ। नाउ तीसरा वाला जो केस है ना, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका जो लाइन है एक्सिस ये वाली है, और इसकी जो एक्सिस है वो ये वाली है। तो दोनों की एक्सिस अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका क्या होने वाला है, मिनिमम होने वाला है। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा इनके बीच में एंगल बढ़ेगा, ठीक है, 0 से लेकर 90 तक में जितना ज्यादा एंगल होगा उतना यहाँ पर क्या होगा, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। नाउ यहाँ पर देखिए जब हम 2 कॉइल्स की बात करते हैं तो इन कॉइल्स का अपना कुछ सेल्फ इंडक्शन भी होगा। जब भी कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा, करंट चेंज होगा, तो उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा। तो अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिलेट करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका डेरिवेशन करने की हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ अंडर रूट L1 इंटू L2। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ अंडर रूट L1 इंटू L2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो m है वो किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2 के। दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और यहाँ पर जो k होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग कोफिशिएंट।
कपलिंग कोफिशिएंट जो है वो आपका सेवरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, लाइक कॉइल्स को आपने कैसे रखा हुआ है, उनका ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है, उनको किस तरह से वाउंड कर रखा है, इन सारे फैक्टर के ऊपर के क्या करता है आपका डिपेंड करता है। और के की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी निकल कर आती है आपकी जनरली 1, तो के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1, ठीक है, और 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या करेगी यहाँ पर लाई करेगी। तो इस तरह से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी भी दो कॉइल्स के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अपना ओवरऑल डिस्कशन रहा है म्यूचुअल इंडक्शन का। यहाँ पर जब भी प्राइमरी के अंदर करंट चेंज होगा तो उसकी वजह से सेकेंडरी में क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगी कुछ इस तरह से कि सेकेंडरी का जो ईएमएफ है वो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब इसके अंदर करंट की ग्रोथ को वो क्या करेगा, अपोज करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा। सेम वे में जब इसके अंदर करंट डेवलप हो रहा होगा, ठीक है ना, जब इसके अंदर करंट क्या हो रहा होगा, इंड्यूस हो रहा होगा, डेवलप हो रहा होगा, उस टाइम पर इसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होगी वो इस सेकेंडरी को अफेक्ट करेगी, इस प्राइमरी कॉइल को अफेक्ट करेगी, और इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, कुछ इस तरह से जनरेट होगा कि वो इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट को अपोज करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के अंदर जो करंट की ग्रोथ है उसको ये क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, म्यूचुअल इंडक्शन। काफी जगह वायरलेस ट्रांसमिशन की जब बात होती है इलेक्ट्रिसिटी के, तो इस म्यूचुअल इंडक्शन के फंडे का यूज किया जाता है। कई बार इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि जब एक कॉइल के अंदर हम करंट को चेंज करवाएं तो दूसरे में करंट आपका क्या हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।